अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम कमर्शियल सेल्स, दैट इज अब हमारे अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, बैटरी। ठीक है, वो बैटरीज जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है ना। अच्छा, जो बैटरी हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ गुण होना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से यूज़ कर सकें। अगर जो बैटरी हमें यूज़ करनी है, एनर्जी उनसे लेनी है, और वो बैटरी कमरे के बराबर हुए, जितने बड़े बड़े हमारे घर के कमरे होते हैं उतनी बड़ी अगर बैटरी हो गई तो उसको ख़रीदेगा कौन, ले करके कौन आएगा घर तक? बहुत भारी काम हो जाएगा। एक जगह उसको फिक्स करना पड़ेगा, है ना, एक कमरा रिज़र्व करना पड़ेगा। जैसे पहले कंप्यूटर्स बनते थे बड़े बड़े कमरे के बराबर, तो उनको एक कमरा चाहिए था, फिर उनको ठंडा करने के लिए एसी लगाओ चारों तरफ से। तो इस तरह अगर बड़े बड़े सेल हो गए, बैटरी हो गई, तो उसका यूज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जो बैटरीज हम यूज़ करें या जो बैटरी हम बनाएं वो लोगों के लिए कैसी हो जाए, बिल्कुल सहजपूर्ण हो जाए, बिल्कुल आसान हो जाए उसका यूज़ करना। इतना आसान हो जाए कि आप सेल को इवन पॉकेट में रख के चले जाएं, पॉकेट में रख के यूज़ कर लें। ठीक है, और ऐसी बैटरी को बोलते हैं पोर्टेबल सेल। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल सेल। तो सेल जो हम यूज़ करेंगे, बैटरी जो हम यूज़ करेंगे, पहला गुण क्या होना चाहिए? पोर्टेबल। क्या होना चाहिए? यानी यहाँ वहाँ जहाँ आप ले जाना चाहें आसानी से ले जा सकें अपने साथ, पोर्टेबल। और दूसरा लाइट वेट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। समझ रहे? लाइट वेट मतलब इतना भारी नहीं हो कि आपको उठाने में दिक्कत हो, छोटे छोटे होने चाहिए, लाइट वेट, हल्के छोटे छोटे, समझ रहे, ताकि आप आसानी से उसको यूज़ करें, आसानी से उठाएं, एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट करा लें, ले जाएं, घुमाएं फिराएं, जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ करें। ठीक है, तो एक बैटरी के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसका वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ये है कि सेल आप यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद उसका वोल्टेज गिर जाएगा, उसका पावर कम हो जाएगा, तो फिर वो सेल बेकार हो जाएगा हमारे लिए, है कि नहीं। लेकिन एक कांस्टेंट टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए उसके वोल्टेज की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। जब तक अपन यूज़ कर रहे हैं सेल को, बैटरी को, उसके वोल्टेज की वैल्यू गिरनी नहीं चाहिए अचानक से, वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर 1.5 वोल्ट का सेल है तो वो 1.5 वोल्ट कंटिन्यू देता रहे। ऐसा नहीं कि आप लगा रहे हैं तो अभी 1.5 वोल्ट दे रहा है, 10 मिनट के बाद 1 वोल्ट हो गया, 10 मिनट के बाद आधा वोल्ट हो गया, 10 मिनट बाद ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के लिए उसके वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये कुछ प्रॉपर्टी हर सेल के पास होना चाहिए। जैसे अभी जो मैंने नाम लिया, बैटरी के पास कौन सा बैटरी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आंसर है ये। सबसे पहले तो पोर्टेबल होना चाहिए, कहीं भी हम ले जा सकें, मूव करा सकें आसानी से। दूसरा, इतना भारी नहीं होना चाहिए कि उसको हिला ही नहीं सकें, तो लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, इजी टू यूज़, इजी टू हैंडल। और तीसरी चीज, वोल्टेज शुड नॉट चेंज मच, ज़रूरत से ज़्यादा उसका वोल्टेज भी नहीं चेंज होना चाहिए। जो रेटिंग उसमें लिखी हुई है वही रेटिंग का वोल्टेज हमको मिलना चाहिए कंटिन्यूअसली, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के लिए। समझ आ गई बात? तो ये एक सेल की, एक बैटरी की विशेषता होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें। समझ में आ गई बात? अब हमने जो पढ़ना है बैटरीज के बारे में हमको पढ़ना है। कमर्शियल सेल इसीलिए बोलते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं कमर्शियली। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? कमर्शियल शब्द किसके लिए यूज़ करते हैं अपन? जो हमारे इस्तेमाल में आते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकें, उसके लिए हम कमर्शियल शब्द यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी बैटरीज हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। अभी मैं 1 बाय 1 एक एक के नाम लूँगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये हैं क्या? बेसिकली बैटरीज ही हैं। और बैटरी के दो प्रॉपर्टी, दो टाइप की बैटरी आप पहले पढ़ चुके हैं। एक बैटरी आपने पढ़ा गैल्वेनिक सेल के नाम से, डैनियल सेल के नाम से, और दूसरे तरह की बैटरी आपने पढ़ी अभी एक इलेक्ट्रोलिटिक के नाम से। इलेक्ट्रोलिटिक हालांकि बैटरी है नहीं, वो कुछ और काम करती है ना, लेकिन फिर भी उसको हमने सेल की कैटेगरी में रखा है। तो दो टाइप के सेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो बैटरी हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, उस बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको देनी चाहिए कि उससे हमको मिलनी चाहिए? क्या लगता है आपको? बैटरी अपन क्यों यूज़ करते हैं? हम ज़बरदस्ती उसी पर एनर्जी खर्च करें कि वो हमको एनर्जी दे?
वो हमको एनर्जी दे, इसलिए अपन यूज़ करते हैं। जैसे घर में लगा हुआ इन्वर्टर, इसमें बैटरी है इस इन्वर्टर में, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको दे रहा है कि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, वो हमको दे रहा है ज़रूरत पड़ने पर। तो कभी लाइट चलाता है, कभी पंखा चलाता है, कभी कुछ करता है ना। तो यहाँ पर भी जो बातें गैल्वेनिक सेल में हमने डिस्कस की थी वही यहाँ भी होंगी, यानी जो बैटरी हम पढ़ रहे हैं उस बैटरी में रिएक्शन कैसा होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाएंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमको तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ना बैटरी से, तो यहाँ भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैटरी अपन पढ़ रहे हैं, जितनी टाइप की भी कमर्शियल सेल, उसमें भी यही होगा कि केमिकल रिएक्शन एज ए इनपुट, केमिकल रिएक्शन इनपुट के तौर पर काम करेगा और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए आउटपुट। आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। हर बैटरी में यही देखेंगे आप, अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और बाहर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, सेम गैल्वेनिक सेल जैसा। तो मैं इनडायरेक्टली ये भी कह सकता हूँ कि ये जितने बैटरी हम पढ़ रहे हैं ये सब के सब किस टाइप के सेल हैं, गैल्वेनिक सेल। मैंने वहाँ बताया भी था गैल्वेनिक सेल हज़ारों तरह का होता है, जिसमें से एक हम पढ़ रहे हैं डैनियल सेल करके, है ना। तो ये उसी के कुछ प्रकार अभी और हम डिस्कस कर रहे हैं कमर्शियली जिसका यूज़ किया जाता है। ठीक बात, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बैटरी पर। बैटरी की हमने कैटेगरी बना रखी है, दो टाइप की बैटरी होती है, सेल बोल लीजिए, बैटरी बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है ना। तो दो टाइप की इसकी हमने क्लासिफिकेशन बना रखी है। एक ऐसी टाइप की बैटरी जिसको एक बार यूज़ करके हमको फेंकना पड़ता है, दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते हम, यानी उसको अगेन चार्ज नहीं किया जा सकता, ऐसी बैटरी होगी। और दूसरी बैटरी ऐसी होती है जिसको अपन डिस्चार्ज होने के बाद वापस से चार्ज कर लेते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, वापस से चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी हो गई, जब इन्वर्टर डाउन हो जाता है, बैटरी का पावर ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम उसको पावर प्लग में लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वापस से वो चार्ज हो जाता है कुछ घंटों में, और फिर से वो उतना ही बैकअप हमको देता है, 4 घंटे 8 घंटे, है ना। तो इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी है वो बैटरी कैसी है, चार्जेबल, रिचार्जेबल। कैसी बैटरी है, एक बार यूज़ करके फेंकते नहीं है हम ना। हमारी मोटरसाइकिल के अंदर जो बैटरी लगती है वो बैटरी कैसी होती है, रिचार्जेबल। अदरवाइज़ वो एक बार बल्ब जला के हॉर्न बजा के अपना काम ख़त्म कर देगी, आपको दुकान में जाके वापस उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। अपन ऐसा करते नहीं, एक बैटरी 5 साल 10 साल चल जाती है, बार बार डेली वो रिचार्ज होती है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में अल्टरनेटर होता है, वो उसको चार्ज करता रहता है। समझ आया कि नहीं आया। हमारी कार में, हमारी 4 व्हीलर्स में जो बैटरी लगती हैं वो भी रिचार्जेबल होती हैं, कार चलता रहता है, अल्टरनेटर उसको चार्ज करता रहता है। समझ में आया। अदरवाइज एक बार बल्ब जला के वो बैटरी क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी, फिर उसको फेंकना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी बैटरी की एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जिसको हम अगेन रिचार्ज कर सकते हैं और फिर से यूज़ कर सकते हैं। वहीं कुछ ऐसी बैटरी भी हैं जिसको आप एक बार यूज़ करते हैं फेंक देते हैं, जैसे घड़ी के अंदर का सेल छोटा वाला देखा, गोला गोला रहता है। ये सेल एक बार ख़त्म हुआ तो क्या आप वापस उसको चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसको फेंकना पड़ेगा। हमारे रिमोट में जो सेल लगते हैं, टीवी रिमोट में या घड़ी के अंदर जो सेल लगते हैं, देखा आपने इतने बड़े बड़े, रेडियो में जो सेल लगते हैं, कैलकुलेटर में जो सेल लगते हैं इतने बड़े बड़े, वो सेल भी कैसे होते हैं, एक बार यूज़ किया फेंको, ख़त्म होने के बाद आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। समझ आ गई बात, आ रहा है। तो दो टाइप के कुल सेल हैं, एक ऐसे सेल जिसको रिचार्ज किया जा सकता है और एक ऐसे सेल जिसको एक बार यूज़ करके फेंकना पड़ता है, उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो सेल रिचार्ज नहीं होते, नॉन रिचार्जेबल सेल हैं, उसका हमने नाम रखा प्राइमरी सेल। क्या नाम रखा, क्या नाम रखा, प्राइमरी सेल। और जिस सेल को बार बार यूज़ करेंगे रिचार्ज कर करके, जो रिचार्ज हो जाएंगे, वो सेल क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेल। तो दो क्लासिफिकेशन हमने बैटरी के लिए बना ली। एक तरह का क्लासिफिकेशन है, ध्यान से देखिएगा, एक तरह के सेल का नाम हमने रखा प्राइमरी सेल बोल लीजिए, प्राइमरी बैटरी बोल लीजिए, एक ही चीज़ है ना, बैटरी बोलिए, सेल बोलिए, कुछ भी बोलिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी, और बैटरीज कर देते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा होंगी बैटरीज। और दूसरे टाइप की जो बैटरी है वो बैटरी कैसी कहलाएगी, सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है। दो क्लासिफिकेशन हमने बैटरी में बनाई है।
प्राइमरी बैटरीज वो सारी बैटरीज हैं जो नॉन रिचार्जेबल होती हैं, एक बार यूज करके दोबारा उसको यूज नहीं किया जा सकता, उसको फेंकना ही पड़ेगा, ठीक बात। और सेकेंडरी बैटरीज कैसी होती हैं, रिचार्जेबल सेल, ठीक है। सेकेंडरी बैटरीज जिसको अपन बार बार चार्ज करते हैं, यूज करते हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये दो तरह के क्लासिफिकेशन बैटरी के हो गए, दो टाइप की बैटरी होती हैं। अब प्राइमरी बैटरीज ये भी बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन हमको उस सारे टाइप पढ़ने नहीं हैं, कुछ टाइप हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी बैटरीज भी दुनिया भर की होती हैं, बहुत सारी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते बैटरी की कीमत कितनी होती है, लाखों रुपए तक की बैटरी आती हैं। ये सेकेंडरी सेल, लाखों रुपए तक की सेल्स बनते हैं, लाखों रुपए की बैटरी आती हैं, लेकिन हम लोग जनरली वो यूज़ नहीं करते अपने घरों में। हम जो यूज़ करते हैं इन्वर्टर में, उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 14,000, 15,000, 18,000, 20,000, उससे ज़्यादा महंगी बैटरी हम लोग घर में यूज़ नहीं करते। एक्साइड वगैरह की जो बैटरी आती हैं आपने सुना होगा, उसकी हाईएस्ट कीमत 15,000, 16,000, 17,000 होती है, ठीक है। हालांकि महंगी बैटरी और आती हैं, अपन चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एक घर के लिए हम लोग 18,000, 20,000 तक हमारा इन्वर्टर ही आ जाता है पूरा, आपको मालूम होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें प्राइमरी बैटरी में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक लेक्लांच सेल, लेक्लांच सेल, ठीक है। नॉन रिचार्जेबल सेल, पहला सेल जो हम पढ़ेंगे प्राइमरी में वो क्या होगा, लेक्लांच सेल। इसी को ड्राई सेल भी बोलते हैं, ड्राई सेल, ठीक है, ठीक है। और दूसरे टाइप का प्राइमरी बैटरी हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी बैटरी या मर्क्यूरी सेल, मरकरी, ठीक है। तो दो टाइप की बैटरी हम पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरी, और 2 या 3 टाइप की सेकेंडरी बैटरी लेंगे। हमारे सिलेबस में 2 ही होगा, मैं एक और पढ़ाने की कोशिश करूंगा 3 हो जाए। सेकेंडरी बैटरी में पहली टाइप की बैटरी होगी जिसको अपन चार्ज करेंगे, जो हमारे इन्वर्टरों में लगता है, हमारे कार में लगता है, उसे बोलते हैं अपन लेड स्टोरेज बैटरी। क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज सेल या लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक बात। ये एक पर्टिकुलर टाइप की बैटरी हो गई। दूसरे टाइप की बैटरी, मुझे डाउट है आपके सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन मैं उसको फिर भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, वो है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम बैटरी या निकल कैडमियम सेल। और तीसरे टाइप की जो सेकेंडरी बैटरी अपन पढ़ेंगे वो होगा हमारा फ्यूल सेल। समझ में आया, दिस इज फ्यूल सेल। और यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है, और ये भी पूछे जाते हैं कभी कभार, समझ में आ रहा है। तो ये कुल अपन 4-5 टाइप के सेल्स पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ गए। क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे किया, समझ में आया, किस बिहाफ पे, कि कौन चार्ज होता है और कौन नहीं होता। जो चार्ज नहीं होते उसका नाम क्या रखा, प्राइमरी सेल। और ये कितने टाइप के हमको पढ़ने हैं, 2 टाइप के, एक लेक्लांच सेल और एक मरकरी सेल। जो चार्ज हो जाते हैं उसमें से हमको क्या पढ़ना है, लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल, ये बेसिकली हमको पढ़ना है। ये भी अपन देखेंगे निकल कैडमियम बैटरी क्या होती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया। चलिए 1 बाय 1 हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहला हम लेंगे प्राइमरी बैटरीज और ये दोनों डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेकेंडरी बैटरी स्टार्ट करेंगे और बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब पहला हेडिंग दीजिए आप प्राइमरी बैटरीज, और उसमें फर्स्ट हेडिंग बनाइए लेक्लांच सेल। पहला अपन ले रहे हैं प्राइमरी बैटरीज में लेक्लांच सेल, जिसका दूसरा नाम क्या है, ड्राई सेल्स। छोटी छोटी बैटरियाँ जो आप देखते हैं रेडियो में अपन यूज़ करते हैं, एवर रेडी के, घड़ी में लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं। समझ गए कौन से सेल की बात हो रही है, कि दिखाऊं ला के मैं आपको, समझ गए ना, समझ गए। रेडियो के अंदर लगते थे पहले एवर रेडी के, मोटे मोटे आते थे, इतने बड़े बड़े, याद है, लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद, कागज़ लिपटा रहता था। आजकल तो मेटल वाले आ गए हैं, मेटल लिपटा रहता है, कागज़ का ज़माना ख़त्म हो गया। पहले कागज़ वाले एवर रेडी आते थे, ठीक है ना, अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये उसको कहते हैं अपन ड्राई सेल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये समझ लीजिए। आपको क्या कंपलसरी लिखना है और क्या आप छोड़ सकते हैं ये समझ लीजिए। एक तो इसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए,
डायग्राम बनाएंगे तो सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने केमिकल रिएक्शन सही सही लिख दिया कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, वैसे भी आप ये जानते हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल में बताइए एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। एनोड पर होता क्या है, कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। तो जो भी एनोड बनाएगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। उसका ऑक्सीडेशन दिखाना, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब तो जिस मटेरियल का रिडक्शन होगा, जो कैथोड बना होगा किसी भी सेल के अंदर, जो कैथोड बनेगा उसका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा देंगे और रिएक्शन लिख लेंगे। तो हमारे दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, रिडक्शन कहाँ पर होता है। तो जो एनोड बनेगा उसका क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा देंगे। और जो कैथोड बनेगा उसका रिडक्शन करवा देंगे, यानी उसको इलेक्ट्रॉन पकड़ा देंगे ज़बरदस्ती, वो उसी से हमारा रिएक्शन बन जाएगा। और अगर आपने केमिकल रिएक्शन सही सही लिख दिया, भले आपने थ्योरी पोर्शन गलत लिखा है, जो भी लिखा है, केमिकल रिएक्शन आपने बता दिया कि कैथोड पर ये हुआ, एनोड पर ये हुआ और डायग्राम ये है, आपको पूरे नंबर मिल गए। ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइमरी सेल के लिए आपको वोल्टेज भी बताना पड़ेगा कि किस सेल में कितनी वोल्टेज मिलती है। ये भी एक कंपलसरी पार्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बताना रहता है कि इससे आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा। बताइए, ये छोटी सी सेल जो घड़ी में लगती है इतनी बड़ी वाली, उसमें कितना वोल्टेज होता है, सब जानते हैं आप, कितना कितना, हाँ जोर से बोलिए, जोर से, जल्दी बोलिए, 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 वोल्ट। ये घड़ी में जो लगी है, इस घड़ी में वो छोटी वाली लगती है जिसको बटन सेल बोलते हैं, इसका वोल्टेज कितना होता है, ये लगभग 1.5 वोल्ट होती है, थोड़ा उससे कम 1.35 वोल्ट, उससे कम होता है ना, जो अपन घड़ी में यूज़ करते हैं बड़े वाले रिमोट वाले सेल। रिमोट सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना, 1.5 वोल्ट। और इस सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना, 1.35 वोल्ट, थोड़ा सा उससे कम होता है। ये वोल्टेज आपको पूछा जाता है पेपर में, तो हम सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। तो पहला अपन लेते हैं लेक्लांच सेल, ड्राई सेल। इसमें अपन सबसे पहले, मैं थ्योरी पोर्शन नहीं कर रहा भाई ना, थ्योरी पोर्शन बहुत आसान है, आप अपने शब्दों से लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ यहाँ, जिसको अगर आपने दिमाग में रखा तो आपको फुल नंबर मिलेंगे पूरे पूरे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम ड्राई सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या क्या बताना है। सबसे पहले तो ये बताना है कि अगर प्राइमरी सेल है तो रिचार्जेबल होगा कि नॉन रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल। तो दे आर, जितने टाइप की भी ड्राई सेल हैं, नॉन रिचार्जेबल सेल, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज आप ये बताएंगे इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है, ड्राई सेल का, लेक्लांच सेल का। तो इनके आउटपुट वोल्टेज होते हैं, आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 वोल्ट का सेल होता है कुल आउटपुट वोल्टेज, समझे। तीसरी चीज आप यहाँ पर ये बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ लगता है, एग्जाम्पल इसके क्या क्या है। तो कहाँ कहाँ लगता है, जैसे दीवाल घड़ी, क्या बोलते हो, वॉल वॉच, हाथ वाली घड़ी में नहीं लगेंगे ना, बड़ा सेल है, वॉल वॉच। और कहाँ लगेगा, रिमोट में। और बोलिए 1 2 4, रिमोट हो गया, और रेडियो, वेरी गुड। और बता सकते हैं, कैलकुलेटर्स बड़े वाले जो आते हैं उसमें वही सेल लगते हैं। और कहीं यूज है, हाँ टॉर्च एटसेट्रा। इतने काफ़ी है ना, इतने काफ़ी हैं। ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर हमने बता दी, 3 चीज़ें। मोटा मोटा हिसाब किताब हो गया, ये चार्ज नहीं होता, इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट मिलेगा, ये कहाँ कहाँ लगेगा। अब तो खाली कंस्ट्रक्शन पार्ट रह गया है। कंस्ट्रक्शन पार्ट भी बिल्कुल आसान है, अगर आपके सेल देखा है आपने तो आप उसका फिगर बना के बता सकते हैं क्या क्या है। और अगर कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया तो रिएक्शन भी क्लियर हो गया, क्योंकि वहीं तो देखेंगे क्या हो रहा है, किसका एनोड बना है, किसका कैथोड। तो जिसका एनोड होगा उसी का ऑक्सीडेशन करवा देंगे, जिसका कैथोड होगा उसका रिडक्शन करवा देंगे। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट इस हिसाब से आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैं सिमेट्रिक डायग्राम बनाता हूँ, मैं एकदम तो वैसे नहीं बनाऊंगा, मैं सिमेट्रिक बनाता हूँ। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर हम एक कंटेनर लेते हैं, ये ऐसे, ये एक कंटेनर हो गया। ठीक है, ठीक है ना। ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर बना होता है जिंक का।
किसका? जिंक का। किसका बना हुआ है भाई? ये जिंक का बना होता है, ठीक है। किसका? जिंक का, ठीक है। ऊपर से आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक कैप लगी होती है, यहाँ पर लगा होता है। मैं इसको लाल रंग से बनाता हूँ क्योंकि ऊपर प्लास्टिक लगी होती थी लाल रंग की, देखा आपने? बड़े वाले से रेडियो सेल की बात करूँ जिसमें पेपर लिपटा होता था एवर रेडी का, ऊपर प्लास्टिक कैप होता था लाल कलर का, देखा है? यहाँ पर प्लास्टिक का कैप होता है, ऐसे, ये देखा है? कैप, मेटल का कैप होता है, इसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है, उसको तोड़ते हैं अपन दांत से। रेड कलर की प्लास्टिक का कवर होता है इसके ऊपर, और यहाँ तो पूरा प्लास्टिक होता है ना? नीचे मेटल होता है लेकिन ऊपर से प्लास्टिक कवर करते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक होता है रेड कलर का, उसको अपन तोड़ के हटा देते हैं तो ये मेटल मिल जाती है, ठीक है। इस मेटल में ध्यान से सुनिए, इस मेटल में यहाँ पर ग्रेफाइट का रॉड लगा होता है। क्या लगाते हैं? ये ग्रेफाइट का रॉड है, ऐसे। क्या है भाई ये? दिस इज ग्रेफाइट रॉड। ये रॉड है हमारा ग्रेफाइट रॉड। और ग्रेफाइट रॉड जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। यहाँ किसकी तरह? दिस बिहेव्स एज कैथोड रॉड। कौन है कैथोड की तरह काम करने वाला? ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट रॉड यहाँ टच होता है, ये इसको मुझे टच कर देना चाहिए यहाँ पर, ये लो टच। नीचे से ये इसके साथ टच नहीं होता, जिंक के कंटेनर के साथ ये टच नहीं होगा, दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि ग्रेफाइट रॉड एज ए कैथोड काम करेगी और जिंक यहाँ पर एज ए एनोड काम करती है। जिंक यहाँ पर एनोड की तरह काम करती है। तब आप समझ गए, अगर एनोड जिंक बना हुआ है तो जिंक का क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन। और ग्रेफाइट रॉड क्या बना है? कैथोड, तो इसका क्या करवाना है? समझे ना? सिर्फ अकेला ग्रेफाइट रॉड ही कैथोड नहीं होता, अभी हम इस पर आते हैं। ग्रेफाइट रॉड मतलब कार्बन का बना हुआ रॉड। ग्रेफाइट रॉड देखा आपने ना, वो काला काला निकाल के देखा है सेल के अंदर से, देखा है ना? ग्रेफाइट पेंसिल जिसकी आपकी बनी होती है वही मोटे मोटे होते हैं, वो ग्रेफाइट रॉड है। समझ में आएगी बात? ठीक है। अच्छा इसके चारों तरफ अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे इसको पैक कर लिए, ये ठीक है। और इसके अंदर हम लोग एक पेस्ट भर देते हैं, पेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, पेस्ट या पाउडर फॉर्म में। हाँ, यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड के अगल बगल यहाँ पर हम लोग पाउडर फॉर्म में कार्बन ब्लैक भरते हैं। ग्रेफाइट रॉड खुद कार्बन का बना होता है और इसके साथ साथ ये अंदर में, ये ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ यहाँ पर हम भर देते हैं क्या? कार्बन ब्लैक, कोयला। काला काला रहता है कोयला जैसा, कार्बन ब्लैक। और साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। ये N नीचे लगा दिया, दिस इज O2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको? यहाँ ग्रेफाइट रॉड के अगल बगल क्या चीज होती है? मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक, और इसका क्या? पाउडर। क्या भरते हैं? पाउडर। इन दोनों चीजों का पाउडर बना के यहाँ भर देते हैं, काला काला कोयले जैसा। जब आप सेल तोड़ेंगे तो कोयला निकलेगा, वो कोयला दिखता है, होता नहीं है, जबकि मिक्सचर किसका है? वो कोयला और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। कार्बन ब्लैक कोयले को कहते हैं, ठीक है ना? समझे? तो इन दोनों का मिक्सचर पाउडर बना के यहाँ ग्रेफाइट रॉड के अगल बगल भरा होता है। ठीक बात, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। ये पूरा मिल करके क्या बना? इलेक्ट्रोड। और ये पूरा मिल करके क्या कहलाएगा? कैथोड। समझे? ग्रेफाइट रॉड और इसके चारों तरफ भरा हुआ कार्बन ब्लैक मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? कैथोड। और ये क्या कहलाएगा? कंटेनर, एनोड। समझ में आया? कैथोड कौन, एनोड कौन? तो अगर ये पूरा कैथोड है तो इस पूरे का क्या होना है? रिडक्शन होना है। तो रिडक्शन हम इसका करवा लेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। समझे कि नहीं समझे? इसका क्या करवाएंगे? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ, इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ा देंगे, इसका रिडक्शन हो जाएगा। इसी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन लिखा जाएगा, इसलिए इसको डिटेल से समझिए। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये एक इलेक्ट्रोड हुआ पूरा पूरा, और ये एक इलेक्ट्रोड हुआ। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? कैथोड और एनोड को। तो एक इलेक्ट्रोड ये हो गया,
जिंक का एनोड, और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया जिसको कैथोड बोल रहे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या भरा होता है? इलेक्ट्रोलाइट। याद है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या भरते थे? इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को जो सेपरेट करेगी, यहाँ पर हम एक पेस्ट भरते हैं, गीला गीला पेस्ट, मॉइस्ट पेस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये खाली जगह जो आपको दिख रही है पूरी, यहाँ पर हम भर देते हैं मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और इसके साथ होता है जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर पेस्ट बना के यहाँ भर देते हैं। और ये पेस्ट क्या करता है? कैथोड और एनोड को बाइफरकेट रखता है अलग अलग। इनके बीच में जो गैप है पूरा क्या भर देते हैं हम? यहाँ पर पेस्ट भर देते हैं। किसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समझ में आया? कंस्ट्रक्शन पार्ट खत्म, बस, है कि नहीं? अब यहाँ पर एक चीज़ और छोटी सी समझने योग्य ये है, आप ये कौन सा सेल तैयार हुआ? गैल्वेनिक सेल। क्या बोलेंगे इसको? गैल्वेनिक सेल। ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड और कैथोड कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? बोलिए। गैल्वेनिक सेल में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव? कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आप देखेंगे बैटरी पर यहाँ टर्मिनल कैसा होता है? ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ कैसा होता है? नेगेटिव। तो एनोड होता है हमारा नेगेटिव और कैथोड होता है हमारा पॉजिटिव। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक तार निकाले, यहाँ से एक तार निकाले और यहाँ पर एक बल्ब लगा लिए, और आप देखते हैं ये बल्ब जलता है। करके देखें, एक बैटरी लिया सेल 1.5 वोल्ट का, एक तार यहाँ से निकाला, एक तार यहाँ से निकाला, बल्ब के दोनों टर्मिनल में टच करवाया, तो बल्ब जला कि नहीं जला? छोटे वाले बल्ब, टॉर्च वाले, बड़े बड़े बल्ब तो नहीं जलेंगे ना, छोटे सेल से छोटा ही बल्ब जलेगा। तो छोटा बल्ब हमने लगाया, जला कि नहीं? जलता है। क्यों? क्योंकि सर्किट इज कंप्लीटेड, मतलब ये एनर्जी दे रहा है। ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। समझ आया? थ्योरी पार्ट आप इसी हिसाब से लिख सकते हैं। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ बताई एज ए थ्योरी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? मैं सिर्फ यहाँ पर मैकेनिज्म बता रहा हूँ इसका। अब हम आते हैं असली टॉपिक पर, केमिकल रिएक्शन एनोड पर कैसे होता है, कैथोड पर कैसे होता है, ठीक है? ये ध्यान से समझिए। ये हो गया भाई? बनाना चाहेंगे बना लीजिए। अब हम आते हैं इसके केमिकल रिएक्शन की तरफ कि एनोड पर क्या रिएक्शन होना है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होना है। तो आपको सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी। एट एनोड, एनोड पर क्या होता है आपको मालूम है? ऑक्सीडेशन। एनोड किस चीज का बना हुआ है? जिंक का। तो जिंक का क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये क्या बन गया? Zn+2। खत्म ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो एनोड के रिएक्शन में कोई कमाल नहीं रखा है, समझ रहे हैं इस चीज को? एनोड के रिएक्शन में कोई कमाल नहीं रखा है, कमाल रखा है कैथोड के रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि कैथोड किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट रॉड का, और उसके अगल बगल पाउडर किसका है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, ठीक है? अब देखिए कैथोड। कैथोड, कैथोड पर हमको पता है रिडक्शन रिएक्शन होना है। किसका रिडक्शन करवाएंगे? जो कैथोड बना होगा। अब ग्रेफाइट रॉड का रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं? ग्रेफाइट रॉड को क्या लिखेंगे? कार्बन, C, उसको छोड़ देते हैं। और कौन है यहाँ पर? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो रिडक्शन किसका करवाएंगे हम? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। ध्यान से देखते चलिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड और इसका मुझे रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन मतलब क्या? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ाना पड़ेगा, तो इसका रिडक्शन होगा और ये उधर जाकर के कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है? अब देखिए यहां पर ये क्या बनाता है, ठीक है? पहले तो ये बताइए कि मैग्नीज यहां कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पर है? आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का एक लेक्चर अटेंड किया है, सेकंड लेक्चर लिया था हमने इस चैप्टर का, याद है? जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है? 0, और ये यहाँ कितना आ गया? +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होना मतलब क्या? ऑक्सीडेशन, समझ रहे ना?
ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 से +2 गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, +2 नहीं। एक ऑक्सीजन में कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए, -4 इक्वल टू, इसका x लिए, ये पूरे तरीके मैंने आपको बताए थे, ये हो गया x प्लस -4, हाँ क्या करना है, x प्लस 2 इंटू -2, भाई एक पर -2 चार्ज है, 2 हो गए तो कितना हो गया, 2 इंटू -2, तो -4 इक्वल टू 0, तो x -4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4। तो मैग्नीज पर कितना चार्ज आया, ये, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मैग्नीज का, +4 है। समझ में आया, आया कि नहीं आया, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। अब देखिए ये +4 से उधर जाकर के बढ़ेगा कि घटेगा, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, घटना चाहिए। यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां पर होता ये है कि मैग्नीज जो है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, +4 है ना, एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो +4 से ऑक्सीडेशन नंबर कहां चला जाएगा, +3 में। तो मैग्नीज जो है वो किस में चेंज हो जाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है। तो +4 से +3 गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, घटा, इसलिए क्या हो गया, रिडक्शन। यही आपको याद रखना है सिर्फ, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से किस में चेंज होता है, +3 में। +4 से किस में चेंज होता है, +3 में। याद रहेगा, साइड में कहीं लिख लीजिए अपने इंफॉर्मेशन के लिए कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है हमको, +4 से किस में चेंज करना है, +3 में। तो आपको रिएक्शन बन जाएगा। रिएक्शन की जान सिर्फ इतनी है कि आप ये पहचान लें इसका रिडक्शन करवाना है, और रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा से कम की तरफ जाना। ये +4 पर है, एक इलेक्ट्रॉन पकड़ाएंगे तो कहां चला जाएगा, +3 पर। अब +3 बैलेंस करने के लिए, ध्यान से सुनिए, +3 बैलेंस करने के लिए यहाँ -3 मुझे लगाना पड़ेगा किसी को। जैसे ये +4 है, क्यों आया, क्योंकि यहाँ -4 है, एक ऑक्सीजन पर -2, 2 ऑक्सीजन पर -4, तो -4 +4 न्यूट्रल। तो अगर ये +3 है तो साथ में कौन होगा, -3, -3 के लिए एक मैंने लगाया OH, OH पर कितना चार्ज होता है, -1, -1 हुआ, लेकिन इस पर तो +3 है, यहाँ -1, -2 और घट रहा है, तो ये हो गया -2। एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2। तो इन दोनों का मिला करके कितना हुआ, इसका है -1 और इसका है -2, दोनों मिला करके कितना हो गया, -3। तो इस पर कितना आ गया, +3, बैलेंस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अच्छा, यहां पर देखिए, इसको तो हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तब ना ये +4 से +3 गया, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ाइए, समझे कि नहीं समझे। एक भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां चला गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये +3 पर है, तो -3 भी कोई होगा, -3 के लिए ये आया। इस चीज को मैं मिटा दूंगा, ये समझे आप कैसे आया। अब दिक्कत ये है कि यहां तो ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन किधर से आया, समझे ना, ये हाइड्रोजन किधर से आया, हाइड्रोजन कहां से आया, यहां पर क्या भरे थे साथ में, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, जिंक क्लोराइड का पेस्ट, समझे। तो हाइड्रोजन किसने दिया, अमोनियम क्लोराइड ने। अमोनियम क्लोराइड जब टूटेगा तो क्या बनेगा, NH4+ Cl-। अमोनिया जब एक हाइड्रोजन ले लेता है तो क्या बन जाता है, NH4+, समझे ना। अमोनिया क्या है, NH3, वो जब एक हाइड्रोजन रिसीव कर लेता है तो क्या बन जाता है, NH4+। तो जब ये टूटा तो ये क्या बना, NH4+ और ये Cl-। तो ये हाइड्रोजन कहां से आया, ये साथ में तो भरे हुए हैं पूरे पेस्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और ये मॉइस्ट पेस्ट, इन दोनों का ये सब साथ में यहाँ भरे हुए हैं, समझ में आया। तो हाइड्रोजन की जरूरत कौन पूरा कर रहा है, अमोनियम आयन, ठीक है। तो वहां से हमने अमोनियम आयन लिया, ये NH4+, समझ आया, NH4+। हाइड्रोजन कौन दे रहा है वहां, कितने हाइड्रोजन गए यहां से, तो यहां कितने हाइड्रोजन बचे, 3, तो ये क्या बन गया, NH3, एक हाइड्रोजन दे दिया, NH3 बन गया, तो यहां ये बना NH3 अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस बन गई,
समझे कि नहीं समझे? बोलिए, ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अब देखिए, कैथोड पर रिएक्शन ठीक, एनोड पर रिएक्शन ठीक। क्या कैथोड का रिएक्शन बैलेंस है दोनों तरफ से? आंसर है हाँ, बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? देखिए, इधर कितना चार्ज है टोटल? टोटल कितना चार्ज है देखिए, मैच करिए। और उधर कितना टोटल चार्ज है ये देख लीजिए। देखिए देखिए कितना चार्ज है। ये तो बैलेंस है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। +4 -4 न्यूट्रल। यहां पर +1 -1 न्यूट्रल। यहां पर न्यूट्रल। +3 -3 न्यूट्रल। ये न्यूट्रल। तो जीरो चार्ज जीरो चार्ज। बाकी सारे मेंबर गिन के देख लीजिए। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4, तो 3 और 1 4, ये हाइड्रोजन 4। यहाँ पर मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ये रहे 2 ऑक्सीजन। बैलेंस है कि नहीं? दोनों तरफ से बैलेंस है। लेकिन क्या मैं दोनों रिएक्शन ऐड कर दूं? कर सकता हूं। कहाँ लफड़ा आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े, तो इसको कितने लेने थे? 2। तब तो बैलेंस होता। ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, अदरवाइज वो हाफ रिएक्शन कहलाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्या करें? पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 कट जाएंगे। अब आप ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। बोलिए क्या लिखें? 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया है ना। तो यहां क्या बचा? यहां पर मैं लिखूंगा दिस इज जिंक प्लस 2 MnO2 प्लस NH4, ये भी 2 होंगे। समझ में आ रहा है? 2 MnO2 2 NH4 और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया है ना। उधर क्या बचा? जिंक +2 और ये 2 MnO और OH, ऐसे लिख सकते हैं। मैग्नीज। अच्छा, इसका नाम क्या है ना? नाम थोड़ा सा इसका नोट कर लेंगे, मैं रिएक्शन लिख लूं फिर बताता हूं। और ये हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, इतना हुआ यहां तक। इसका क्या नाम है? MnO2 का मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या नाम है? लिख लीजिएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। OH- आयन क्या कहलाता है? हाइड्रोक्साइड आयन कहलाता है। और एक ऑक्सीजन को ऑक्सी बोलते हैं, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। लिख लीजिए, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ये है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ठीक बात, हो गया नोमेनक्लेचर, हो गया। ओवरऑल रिएक्शन समझ में आया आपको? अच्छा, अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये होती है, एक जनरल क्वेश्चन ये यहां पर उठता है कि रिएक्शन करने के बाद क्या बना? अमोनिया गैस। कहां पर लिबरेट हो रही थी? कैथोड पर। कैथोड पर बनी ना अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस, ये रिएक्शन बार बार चलेगा कैथोड पर, तो अमोनिया गैस बार बार बनेगी। इतनी बनेगी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी और फाइनली सेल क्या होगा? बस्ट, फट जाएगा। भाई गैस अगर अंदर बन रही है तो उसको बाहर भी निकलना है, बाहर निकलेगा तो सेल क्या होगा? फट जाएगा, सेल खराब हो जाएगा। समझे? तो ये जो अमोनिया गैस बार बार बनती है, इट इज ए हार्मफुल गैस, इट इज ए पॉइजनस गैस। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में बन गई तो सेल खराब होगा, फट जाएगा, सेल यूज नहीं हो सकेगा। तो इस अमोनिया को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये चीज हमने मिलाया है, जिंक क्लोराइड। यहाँ पर अभी तक आपने देखा इसका यूज हो गया रिडक्शन करवाने के लिए, इसका यूज हो गया हाइड्रोजन देने के लिए, ये रह गया। ये किस काम में आता है? क्यों मिलाया हमने? तो आंसर है अमोनिया को बैलेंस करने के लिए मिलाया है। तो जिंक क्लोराइड क्या करता है? अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसको उड़ने नहीं देता, ब्लास्ट नहीं करने देता, उसको रोक लेता है। क्या कहते हैं? ट्रैप कर लेता है। जिंक क्या करता है? अमोनिया को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। समझ में आया? क्योंकि अगर ये ट्रैप नहीं करेगा तो अमोनिया बनेगा तो सेल को फाड़ के निकलेगा, बस्ट हो जाएगा सेल। समझे? तो जिंक का काम ये होता है कि जो अमोनिया यहाँ पर पैदा हुई है, अमोनिया जो यहाँ पर बनी है, उसको क्या करना? ट्रैप कर लेना, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो जिंक क्या करता है? चाहे आप ये जिंक क्लोराइड ले लो,
चाहे इस कंटेनर ने हमको जिंक दिया, जिंक आयन कहीं से भी, ये देखिए एनोड भी जिंक का बना हुआ था, जिंक आयन दिया, चाहे आप इस जिंक को समझ लो चाहे इस जिंक को समझ लो, किसी को भी। तो जिंक क्या करता है, अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिंक, दिस इज NH3 होल ट्वाइस। अगर आप इसको ऐसे लिखें, हाँ ठीक है, दिस इज Cl2, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। समझ में आया? दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरीन गैस अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NH3 होल 4, और इसका टोटल पावर हो जाता है +2, जो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स, ये लिगेंड है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9। दिस इज नोन एज लिगेंड, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे ये कैसे काम करता है, इसके नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे बैलेंस होता है, कैसे क्या निकलता है। तो यहाँ फिलहाल आपको ये समझना है कि जिंक क्या करता है, अमोनिया गैस को ट्रैप कर लेता है। यहाँ पर लिख लेते हैं, जिंक ट्रैप्ड अमोनिया गैस एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, वो कॉम्प्लेक्स हमने ऊपर लिख दिया, ठीक बात। ये इसका रिएक्शन हो गया, समझे कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं आया। ये है इस सेल का ओवरव्यू, ठीक है। थ्योरी पोर्शन आप सिर्फ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, छोटा सा, बाकी कुछ नहीं रखा इसमें, हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि आप दोनों इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है कि नहीं, और उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन, और इसमें कितना वोल्टेज मिलता है। तो वोल्टेज कितना होता है इस सेल का, याद रखिएगा 1.5 वोल्ट इसका ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज होता है, ठीक बात। किसका बना हुआ है, फिर से एक बार रिमाइंड करिए, ये बाहर का कंटेनर जिसको एनोड बोल रहे हैं, किसका बना होता है, जिंक का, इसलिए इसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन। ये जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn+2 आयन मिला, ठीक है। उसके बाद कैथोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट रॉड का। इसमें क्या मिलाते हैं, किसका पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का पाउडर मिला करके ग्रेफाइट के साथ अंदर पैक कर देते हैं। बाहर में जो जगह खाली होती है उसमें क्या भरा होता है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। फिर कैथोड पर क्या होना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इसको हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ, 4 +4, तो +4 से +3 पे चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, मतलब रिडक्शन हुआ। समझ में आया बात कि नहीं आया। ये होता है इसका रिडक्शन, और रिडक्शन में ये +3 बैलेंस करने के लिए हमने ये लगाया। 2 ऑक्सीजन तो यहीं पर थे, समझ में आया। एक हाइड्रोजन कहाँ से आया, साथ में जो पेस्ट हमने मिलाया था अमोनियम क्लोराइड का, उसने एक हाइड्रोजन देने का काम किया। एक हाइड्रोजन दे दिया तो ये क्या बना, अमोनिया। ये अमोनिया, जो अमोनिया गैस निकली उसको ट्रैप करने के लिए किसको भरा था हमने, जिंक क्लोराइड को। जिंक क्लोराइड ने उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, अमोनिया गैस को ट्रैप कर दिया ताकि सेल फटने न पाए। समझ में आया, बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट लेक्लांच सेल और ड्राई सेल, ठीक बात, ये आप नोट करें। हम ले रहे हैं सेकंड सेल विच इज मरकरी सेल। मरकरी सेल को बटन सेल भी बोलते हैं, बटन सेल, ठीक है। और ये बटन सेल कैसा दिखता है, घड़ी के अंदर वाला सेल आपने देखा है, ये वो सेल की बात हो रही है। तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ये दिखता है ऐसा, देखा है आपने ना, घड़ी में लगने वाला सेल, मरकरी सेल, ठीक है ना। तो उसके डायग्राम में कोई ज्यादा विशेष बात नहीं रखी है, ठीक है। हम जो बात करेंगे वो यहां बात करेंगे। कैसा होता है ये भी, नॉन रिचार्जेबल सेल, क्योंकि प्राइमरी सेल है। इसमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिलता है, उससे थोड़ा सा कम, 1.35 वोल्ट, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल, घड़ी में लग रहा है और कहाँ लगता है, जैसे मेरे कॉलर माइक में लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था एक दिन कंडेंसर में, ठीक है। तो माइक में भी इसको अपन यूज करते हैं। और कहाँ लगेगा, छोटे छोटे जो टॉर्च आते हैं आपने देखा है, छोटे टॉर्च उसमें लगते हैं 2-4 छोटे छोटे सेल। तो इसके एप्लीकेशन बहुत है। समझ में आ रहा है ये कि नहीं आया। स्मॉल टॉर्च
टॉयज एटसेट्रा, खिलौने में लगते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। वो जो गाड़ी आती है छोटी छोटी चलाने वाली, रिमोट वाली गाड़ी आती है ना, उसमें भी यही सेल लगते हैं छोटे छोटे, ठीक है। चलिए, असली चीज जो हमको करना है वो ये करना है, एनोड। एनोड यहाँ किसका बना होता है, ठीक है, और कैथोड किसका बना होता है। याद करिए, इसके पहले वाला जो सेल हमने पढ़ा, लेक्लांज सेल, उसमें एनोड किसका बना हुआ था, जिंक का। यहां पर एनोड बनता है जिंक मरकरी अमलगम का, इसको अमलगम बोलते हैं। जिंक और मरकरी जब मिल जाती है तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल सेम है दोनों का एनोड। वहां पर लेक्लांज सेल में एनोड जिंक का बनता है और मरकरी सेल में एनोड किसका बनता है, जिंक मरकरी अमलगम। किसका बनता है, जिंक मरकरी अमलगम, अमलगम, ठीक बात। कैथोड पर आइए, कैथोड, वहां पर कैथोड किसका बना था, बोलिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, और पेस्ट उसमें मिलाया था अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, कार्बन ब्लैक का, ठीक बात। यहां पर कैथोड बनता है मरकरी ऑक्साइड का, और साथ में हम इसमें मिला देते हैं कार्बन ब्लैक, समझे। मरकरी ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक, ये क्या चीज है, एनोड, समझे। वहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा था, इलेक्ट्रोलाइट, बोलिए, वहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा था, अलग से एक कॉलम बना लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट नाम लिख लीजिएगा, क्या था, अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड, लेक्लांज सेल में। यहां पर एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं KOH प्लस ZNO, पेस्ट इसका, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट यूज करते हैं। वहां क्या यूज कर रहे थे लेक्लांच में, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट यूज कर रहे थे, वो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में भरा हो, समझे ना, कैथोड एनोड के बीच में जो हो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो कौन भरा था, कैथोड और एनोड के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। यहां कौन भरा होगा, समझ गए, इसके अंदर जो एनोड होगा कैथोड होगा, ये चीज भरी होती है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, समझ में आया। अब हम आते हैं रिएक्शन पर, ठीक है। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, डायग्राम हो गया। अब देखिए, एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन कौन सा होना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, किसका, जिंक का होगा। यहां पर जिंक अमलगम है, जिंक अमलगम, क्या है, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, आंसर है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। अभी ये कितने पर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, उधर जाएगा तो +2, तो ये आ गया ऑक्सीडेशन +2 के स्टेट में, जिसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहां लिखा एक ऑक्सीजन -2, समझे कि नहीं भाई। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। याद आया, सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीडेशन नहीं होता, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है। ये देखिए ना, यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, इधर जाकर के ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2, उसको बैलेंस करने के लिए -2 आया, एक ऑक्सीजन बैलेंस, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर दिखा आपको, 0 से +2 बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हो गया। समझे कि नहीं समझे, समझे। ये ऑक्सीजन कहां से आया, समझे ना। तो ये ऑक्सीजन इसमें कहां से आया, यहां से आया। ये देखिए KOH हमने डाला है, ZNO हमने डाला है, जिंक, तो ऑक्सीजन यहां से आता है, यहां से ये OH- आया, OH-, इस OH- में से एक ऑक्सीजन इसने ले लिया, है ना, एक ऑक्सीजन ले लिया, तो अब क्या बचा, अगर एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा, तो लफड़े में आ जाएगी गाड़ी। तो इसको हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। डबल करने से क्या फायदा होगा, देखिए, यहां से एक ऑक्सीजन चला गया, कितने ऑक्सीजन बचे, कितने ऑक्सीजन बचे, एक, कितने हाइड्रोजन बचे, अरे हाइड्रोजन कितने बचे, 2, ऑक्सीजन कितना बचा, एक, यहां चला गया ऑक्सीजन तो कितना बचा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये बन जाता है वाटर, बना H2O, ठीक बात। और यहां पर हमने दिखाना है कि ये 0 से +2 स्टेट में गया तो 2 ऑक्सीजन छोड़ा भी होगा, तो ये लो 2 ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन,
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले। ये रिएक्शन समझ में आया कैसे कैसे लिखाया कि नहीं आया? कमाल क्या है, जिंक अमलगम यानी मरकरी, इसका होना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन लगा दिया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझे कि नहीं? लेकिन ये 0 से +2 स्टेट में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला। ये ऑक्सीजन कहां से आया, जो पेस्ट हमने यहां भरा है उसने OH- आयन दिया, ये OH- आयन, एक ऑक्सीजन यहां से चला गया और बचे कितने, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वाटर बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। समझ में आया रिएक्शन? बैलेंस है, आप चेक कर लें। हाँ, एक चीज और यहां पर आप डाउट कर सकते हैं, इस मरकरी का क्या हुआ? रिएक्शन में तो उधर मरकरी कहीं दिखा नहीं, तो मरकरी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, वो नीचे सेटल हो जाती है, बैठ जाती है। समझ में आया? मरकरी क्या होते जाती है, सेटल होते जाती है, बैठते जाती है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो ये सेटल होता जाएगा, बैठते जाएगा। ठीक बात, ये रिएक्शन हो गया एनोड का। अब आइए कैथोड। कैथोड पर होना है रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन किसका होगा, जो कैथोड होगा। कैथोड कौन है, HgO, मरकरी ऑक्साइड। तो मरकरी ऑक्साइड का क्या होना है, रिडक्शन। क्या होना है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन देना है। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीजन का होता है -2, तो इसका कितना है, +2। समझे ना, दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूं +2, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2 है, उसको बैलेंस करने के लिए इसका +2 होगा। समझ रहे हैं ना? +2 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है कि घटाना है, क्या करना है, घटाना है ना। कैसे घटेगा, इसको तो हमको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना। हमने इलेक्ट्रॉन दिया, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, जितने वहां से आए, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, Hg होगा, Hg। अब बाकी की चीजें अगर हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं तो बाकी की चीजें नाराज हो जाएंगी, उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा कौन आया, वाटर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ऐड करने के लिए, तो इस वाटर को कैंसिल करने के लिए यहां पर हमने वाटर लिख दिया, क्योंकि बाई प्रोडक्ट सबके सब कैंसिल होने चाहिए, वो एक्स्ट्रा मिलने नहीं चाहिए। पानी का तो कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ, समझ रहे हैं? तो ये वाला वाटर इस वाटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए Hg में चला गया, Hg +2 से 0 स्टेट में चला गया, +2 से किधर गया, 0 स्टेट पे, तो क्या हुआ, रिडक्शन। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो क्या बना, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 OH- लिख सकते हैं। और मुझे लिखना ही था, क्योंकि यहाँ 2 H- था, उसको कैंसिल कराना है, इसका तो कोई योगदान ही नहीं है, इसलिए उस पार आया 2 OH-। और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, सारी चीजें हो गई। ये हो गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, रिडॉक्स। हाँ, रिडॉक्स में क्या होगा, इधर से देखिए वाटर, ये वाटर कैंसल, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कैंसल, ये OH- आयन, ये 2 OH- आयन कैंसल। बचा क्या, यहां पर बचा जिंक अमलगम प्लस HgO, बाकी कैंसिल हो गए। उधर क्या बचा, जिंक ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, और यहां क्या बचा, मरकरी। बाकी सारी चीजें कैंसिल हो गई, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन तैयार हो गया। ये जिंक ऑक्साइड है, अच्छे से लिख लीजिए, जिंक ऑक्साइड, ये मरकरी, ठीक बात। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया ये, रिडॉक्स रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आया कैसे कैसे किया इस रिएक्शन को, यहां समझे कि नहीं समझे, यहां समझ में आया दोनों रिएक्शन। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन हो गया। डायग्राम आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर एक ग्रेफाइट जैसे रॉड बना के दिखा सकते हैं, किसका बना हुआ, इसका, मरकरी ऑक्साइड का। उसकी जरूरत नहीं है, बटन सेल बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर हमको पता नहीं कैसा होता है, ठीक है। खोल के हम देख सकते हैं कि दो, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, ये इसका रॉड बना होगा HgO का, कार्बन ब्लैक का, जैसे उसमें बनाया था इससे पहले ड्राई सेल में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारी चीजें आपको इसमें कोट करनी होती हैं, ठीक बात। मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, ये कहाँ यूज होता है, रिचार्जेबल है कि नॉन रिचार्जेबल है, समझ गए।
और एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पर क्या होगा और ओवरऑल क्या होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप इसको लिख करके सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे उसके कंस्ट्रक्शन में हमने बात की थी, ठीक है ना। ये हो गया दोनों सेल, दैट इज प्राइमरी बैटरीज। अगली क्लास में हम लोग सेकेंडरी बैटरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहीं रोकते हैं इसको।